नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि डेली शाम को हम पीआईबी के द्वारा जो भी प्रेस विज्ञप्तियां आती हैं उनको पढ़ने का और समझने का कोशिश करते हैं। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज का मेरा ये वीडियो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ प्रेस विज्ञप्तियां दी गई हैं। आज 16 जनवरी 2024 को सभी मंत्रालयों द्वारा कुल 25 प्रेस विज्ञप्तियां दी गई हैं, जिसमें राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय में तुरा के बलजेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की। उन्होंने तुरा में नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला भी रखी। उपराष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा कुल 4 विज्ञप्तियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है उपराष्ट्रपति 17 जनवरी 2024 को राजस्थान के टोंक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुरा का दौरा किया। राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ द्वारा ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व हो और आज दुनिया भारत की सराहना भी कर रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र को सकारात्मक दिशा के लिए विधानमंडल के सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना सभी दलों की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी कुल 5 विज्ञप्तियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी के लिपाक्षी ग्राम स्थित वीरभद्र मंदिर में दर्शन किए और पूजा पाठ की। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर की भी उद्घाटन की। प्रधानमंत्री ने संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कन्नड़ में शिव श्री स्कंद प्रसाद की प्रस्तुति प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण की भावना को आकर्षक रूप में व्यक्त करती है, ऐसा कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से कुल 2 प्रेस विज्ञप्तियां आई हैं, जिनमें बताया गया है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर कार्य आरंभ करने की घोषणा की। स्टार्टअप 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा कहा श्री गोयल जी ने। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा बताया गया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह बुधवार 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के मेन सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय में नए भवन का उद्घाटन करेंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि निर्माण में सुरक्षा, पहुंच और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकृत विकास और भवन विनिमय 2023 जारी की। रक्षा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल के काक द्वीप में एक रुकी हुई नौका पर फंसे 182 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाया। इस खबर को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा बताया गया है डॉक्टर अभिजीत मित्रा ने आज उदयपुर राजस्थान में पशुपालन और डेयरी के आंकड़ों में सुधार करने संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन समिति को 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला 17 जनवरी 2024 को पूसा नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में मत्स्य पालन और जलीय कृषि बीमा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि नवंबर 2023 में 15,92,000 नए श्रमिकों का ईएसआई योजना के अंतर्गत नामांकन किया गया। विद्युत मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि आरईसी लिमिटेड ने कुल 61.1 अरब जापानी येन के शुरुआती येन मूल्य वाले हरित बॉन्ड जारी किए।
रेल मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत गौरव ट्रेनों द्वारा संचालित 172 यात्राओं में 96,000 से अधिक पर्यटकों ने यात्रा की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 2023 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। इस कवर को भी आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि आज भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल कोच्चि में प्रमुख समुद्री परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज इस परियोजना की समीक्षा की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बताया गया कि समावेशिता को सुदृढ़ करना आवश्यक है। दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क मिलकर काम करेंगे। जैसा कि मैं लगातार आपको कई दिनों से खबर बता रहा था, दिव्यांगजन को रोजगार और अधिक अवसर मुहैया कराने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय मानव संसाधन विभाग नेटवर्क मिलकर काम करेंगे। गोवा में अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव के समापन दिवस पर इस ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस सहयोग का उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। यह समझौता ज्ञापन देश में मानव संसाधन पेशेवरों के साथ संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के सार्थक रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाना और अधिक समावेशी विविध कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें दो और खबर को कवर करेंगे, जिसमें श्री नितिन गडकरी की बात को आज हम देखने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 2023 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय सड़कें 2030 सुरक्षा के मापदंड को और ऊंचा करते हुए को संबोधित करते हुए श्री गडकरी जी ने कहा कि सुरक्षा के 4E अभियांत्रिकी, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना 2022 पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को मौत हुई है और 4 लाख लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 19 मौतें स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में 12% की वृद्धि हुई है और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 10% की वृद्धि हुई है, जिनके परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद को 3.14% की सामाजिक आर्थिक हानि हुई है। श्री गडकरी ने कहा कि 60% मौतें 18 से 35 वर्ग के युवा वर्ग के बच्चों की हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में हुई मृत्यु से एक परिवार में कमाने वाले का नुकसान, नियोक्ता के लिए पेशेवर नुकसान और अर्थव्यवस्था के लिए समग्र हानि है। श्री गडकरी ने कहा कि नागरिकों के बीच अच्छे यातायात व्यवहार के लिए पुरस्कार की व्यवस्था से नागपुर में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
केंद्रीय मंत्री ने ड्राइवरों को नियमित आंखों की जांच पर बल दिया और संगठन से अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत इसके लिए मुफ्त शिविर आयोजित करने को भी कहा। श्री गडकरी ने कहा कि स्कूल कॉलेजों के बीच शिक्षा और जागरूकता, एनजीओ, स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, आईआईटी, विश्वविद्यालयों, यातायात और राजमार्ग प्राधिकरणों के साथ साथ सहयोग सड़क सुरक्षा के लिए अच्छी प्रथाओं को फैलाने का भी एक बढ़िया रास्ता है। मैंने आपको ये भी बताया कि आज हम एक और न्यूज को कवर करने वाले हैं जिसमें कुल आज बंगाल के अंदर यात्रियों का जान बचाया गया। इस खबर को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसे हम आज देखेंगे। ये जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया नोटिस है। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल के काक द्वीप में एक रुकी हुई नौका पर फंसे 182 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाया। भारतीय तटरक्षक बल ने 16 जनवरी 2024 को एक त्वरित बचाव अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के काक द्वीप में एक रुकी हुई नौका पर फंसे 182 तीर्थयात्रियों को बचाया है। यह व्यावसायिक जहाज स्वास्थ्य साथी सागर द्वीप पर गंगा सागर मेले से लगभग 400 तीर्थयात्रियों को काक द्वीप ले जा रहा था। जलमार्ग ने दृश्यता बेहद कम होने के कारण यह दुर्घटना हो गया। भारतीय तटरक्षक बल का एक दल आज तड़के सुबह के समय दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट से संदेश प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई में जुट गया और इसने दुर्घटना ग्रसित नौका को सहायता प्रदान करने के लिए हल्दिया तथा सागर द्वीप से 2 एयर कुशन वाहन को भेज दिया। ओवरक्राफ्ट ने 182 तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला और शेष यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक ले जाने से पहले नौका को रवाना कर दिया। भारतीय तटरक्षक बल ने गंगा सागर वार्षिकी मेले के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले से ही विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर अपनी कुछ इकाइयों को तैनात कर दिया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जेमिनी बोट के साथ गोताखोरों की एक त्वरित जीवन रक्षक टीम मेला स्थल पर तैनात है। इसके अलावा राज्य प्रशासन के साथ समन्वय और समुद्री सुरक्षा पहलुओं की निगरानी के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जहाज फ्रेजगंज के एक अधिकारी को सागर द्वीप पर तैनात किया गया है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में ये 3 खबरें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं या जो भी खबर मैं डेली देने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको पसंद आ रही होगी। अपने आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे और भी खबरों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में।